नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में अगर आप रहते हैं तो एक चीज़ आपको हमेशा सामना करना पड़ेगा और वो चीज़ है जाति। हमारी जाति भारत की भी सच्चाई है, लेकिन हरियाणा में कुछ ज़्यादा ही ये एग्रेसिव मोड पे रहती हैं। पहले राजनीतिक लोगों ने अपने नफ़े नुकसान के लिए जातिवाद को खूब हवा दी और अब आजकल के डिजिटल मीडिया के दौर में दो मूर्ख लोग भी इसको हवा दे सकते हैं। लेकिन जातिवाद है, जातिवाद था और जातिवाद रहेगा, ये सब सच्चाई हैं। लेकिन दो तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं, एक अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस होता है, एक सोसाइटी का एक्सपीरियंस होता है। हरियाणा में जितने भी जातिवादी लोग हैं, अगर आप उनसे भी बात करो तो आप अगर उनसे कहेंगे कि आप अपना व्यक्तिगत अनुभव बताइए कि आपका उस फलानी कास्ट के साथ कोई बुरा अनुभव रहा क्या, तो 100 में से 99 लोग आपको कहेंगे कि हमारा व्यक्तिगत तौर पे नहीं रहा, लेकिन हमने ऐसा सुना है, ऐसा हुआ है। तो व्यक्तिगत हालात कुछ और हैं और सामूहिक हालात कुछ और हैं। लेकिन हिसार से जो जातिवाद की हवा चली थी वो अब पूरे हरियाणा में फैल चुकी है और रोहतक इसको झेल चुका है 2016 में। इसलिए रोहतक के लोगों को पता है कि जब लपटें उठती हैं और जब नुकसान होता है तो वो जाति देख के नहीं होता है, वो सबको अपनी लपटों में ले लेता है और सबके जख्म हरे हो जाते हैं और वो कहते हैं भाई कुछ नहीं रखा इन बातों में। तो ये जातिवाद की हवा हरियाणा को किस तरफ ले जा रही है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये मर्ज नासूर बनता जाएगा और सामाजिक बातें कहने वाले लोग अब हरियाणा में बहुत कम बचे हैं जो आपको सही रास्ता दिखा सकें। ऐसे लोगों की अहमियत कम होती जा रही है। तो जो प्रबुद्ध और गणमान्य लोग हैं वो इस बात को समझें और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी बताएं कि जातिवाद को शादियों और रिश्तों तक ही रहने दें, बेहतर रहेगा। बाकी आप अपने विचार रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, जाति तो जन्म से चिपकी होती है हमारे साथ और हरियाणा कहते हैं कि वो प्रदेश था जहाँ पे 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे बैठ के हंसा करते थे, काम किया करते थे, एक दूसरे पे निर्भर रहा करते थे और हमारे भाईचारे की मिसालें दी जाती थी किसी दौर में। हालांकि मैं 42 साल का हो गया, मैंने वो दौर कभी नहीं देखा, कब था वो मुझे नहीं पता। सच्चाई ये है कि जातिवाद था, जातिवाद है और जातिवाद रहेगा। लेकिन आज के दौर में चूंकि सोशल मीडिया है और एक छोटी सी घटना भी आपको बड़े परिदृश्य पे ले आ जाती है, तो ये जातिवाद हरियाणा में उफन क्यों रहा है? सबका आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे पैदा हो गया ये एकदम से अचानक? देखिए, जाति एक सच्चाई है, सत्य है भारतीय समाज के संदर्भ में, और सब ने ये मान लिया है कि जाति कहीं जा नहीं सकती। ये भी कहा जाता है कि भारत अगर आज जिंदा है और भारतीय समाज अगर जिंदा है तो वो जाति प्रथा की वजह से है। जाति प्रथा एक अलग चीज़ है, जाति एक अलग चीज़ है और जातिवाद एक अलग चीज़ है। कास्टिज्म, जातिवाद का मतलब ये है कि जब आप अपनी जाति को प्रमुखता देते हैं, न्याय करते वक्त कहीं पे कोई रिक्रूटमेंट हो रही है वहाँ पे, या आप प्रशासनिक पूरे प्रशासन में अगर आपको सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपकी जाति का है और अगर आप उस समय प्रभावित हो जाते हैं उस चीज़ से कि मुझे इस आदमी का काम इसलिए करना चाहिए, है ना, या उससे कोई विशेष अतिरिक्त स्नेह होता है, तो वो कहीं कास्टिज्म की श्रेणी में आता है। अदरवाइज तो जाति प्रथा वो अपने आप में अलग चीज़ है, थी, है, रहेगी कि नहीं रहेगी, ये जैन जी और जो आने वाली पीढ़ियाँ वो खुद तय कर लें कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको रखना ज़रूरी है, या 5000 साल का जो भारतीय समाज की जो हमारी यात्रा रही है वो बहुत अच्छी रही है जातिवाद की वजह से और जाति प्रथा की वजह से, तो ये आने वाली पीढ़ियों ने तय करना। अब हरियाणा के संदर्भ में बात करें, जो घटना घटी है हिसार में, वो तीसरी या चौथी पीढ़ी है जिसने कोई बात कही, जिसके प्रत्युत्तर में उसने बात कही, वो भी तीसरी या चौथी पीढ़ी है। यानी कि देश को आज़ाद हुए 80 साल के करीब होने जा रहे हैं।
80 साल पहले लोगों के सोचने का तरीका क्या था, उनकी समझदारी का, उनकी सामाजिक समझदारी का, उनकी करुणा का, उनकी भावनाओं का स्तर क्या था, वो आज से पूरी तरह भिन्न था, आज पूरी तरह से चेंज है। समाजों का लोकतंत्रीकरण एक प्रक्रिया है, होता है वो। देश की आज़ादी के बाद आपने देखा होगा कि सरकार ने एक कदम उठाया, जमींदारी प्रथा खत्म की। और उसमें क्या था, बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीनें उन लोगों को दी गई जो उन ज़मीनों पे खेती करते थे, जोतते थे, यानी वो मालिक बन गए। तो उस समय जो जमींदार थे, उस समय के भूस्वामी थे, उनको भी बड़ा कष्ट हुआ था इस बात से। और धीरे धीरे आपने देखा होगा कि वो लोग जो हल चलाते थे वहाँ खेतों में, उस मिली हुई ज़मीन से, सरकार की दी हुई ज़मीन से, वो कालांतर में बहुत प्रमुख जातियाँ बनी, वो खुद ही लैंडलॉर्ड बन गए। दुर्भाग्य यह है इस देश का कि जब कोई इस तरीके से प्रगति करते हुए वहाँ पहुँचता है, तो कई समाजशास्त्री ये कहते हैं कि जब आप राजा बन जाते हो तो आप बिना प्रजा के तो राजा हो नहीं सकते ना, तो बिना आपको प्रजा एक के प्रजा कैसे? चाहिए, है ना। अब प्रजा आप किसको बनाओगे, जो आपसे कमजोर है, सीधी सी बात है। और सबने देखा इस देश में जो कुछ हुआ है, फिर वो प्रजा जो है उसको भी थोड़ी सी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति मिल जाती है, तो फिर वो थोड़ा सा रिवोल्ट करने लगती है कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकरण में क्या हो रहा है कि 3-4 पीढ़ियों का अंतराल है और हिसाब किताब अब हो रहा है उन चीज़ों का। उन पीढ़ी के लोगों से मिलो जो आज 80 साल की उम्र के हैं, 75 के हैं, 90 के हैं, उनके मन में आज भी कोई कटुता नहीं है और ना ही इस तरह की सोच है। लेकिन ये जो नई जनरेशन है, हर सबकी, इसमें एक अलग किस्म की चेतना है, यानी वर्चस्व और डोमिनेंस को अब कोई टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं। यही समाजों का लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सोसाइटी है। लोकतंत्र ये कहता है कि सब बराबर है, कोई किसी की जिंदगी को नियंत्रित नहीं कर रहा, संचालित नहीं कर रहा, कोई किसी से ओबलाइज्ड नहीं है। ये लोकतंत्र की एक बहुत अच्छी कंसेप्ट है। और अभी चूँकि भारत लोकतांत्रिक दृष्टि से, आधुनिक लोकतंत्र की दृष्टि से बहुत कच्चा है, तो ये चीज़ें अभी चलने वाली हैं जी। ये अभी एकदम से इनका अंत नहीं होगा। हम घबरा जाते हैं इन बातों से। जिसने कहा वो भी सामाजिक व्यक्ति है, जिसने जवाब दिया वो भी सामाजिक व्यक्ति है, वो भी परिवार से आते हैं सारे के सारे। हमारे जिम्मेवारी उन लोगों की है, हमारे समाजशास्त्रियों की है, बौद्धिक तबके की है कि वो इन चीज़ों को समझे और इस पर बैठ के अध्ययन करें, सेमिनार करें, सम्मेलन करें। वो तो कहीं दिखते नहीं, वो तो ही नहीं कहीं नहीं है जी, खत्म। हमने समाज का नेतृत्व जो शुरू में बहुत समझदार लोगों के हाथ में होता था, और अनपढ़ होना कोई ऐसा नहीं है कि वो समझदार नहीं हो मुझे सकता लगता है समाज नेतृत्वहीन है। तो समाज का नेतृत्व अब हमने आवारा कर दिया। जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, वो कहीं पीछे हटते चले जा रहे हैं, वो इन विषयों पे बोलेंगे ही नहीं। और जो वकालत कर रहे हैं, सोशल मीडिया चूँकि वो चेहरा है, वहाँ आपको सारी चीज़ें दिखती हैं, तो वहाँ आप जिन लोगों को देखेंगे, आप उनका देखिए, उनका शैक्षणिक स्तर क्या है, जीवन के अनुभव से उन्होंने क्या सीखा है, या उनके अंदर मानवीय मूल्यों के प्रति क्या उनका सम्मान है, कितनी करुणा है। या किसी ने कोई बात कही, आपको क्रोध आया, अब क्रोध में आप कैसे रिएक्ट करोगे? आप मुस्कुरा भी सकते हो, आप हल्की सी कोई बात कह सकते हो, आप उठा के उसको सिर भी फोड़ सकते हो। सही बात। हर एक आदमी पर निर्भर करता है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो जब तक समाज का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में, मतलब वो तो लेंगे नहीं जिनकी जिम्मेवारी, और आप उसको खुला छोड़ दोगे, स्वच्छंद छोड़ दोगे, तो फिर वही लोग तय करने लगते हैं कि अब समाज की दिशा क्या होगी। बिल्कुल, है ना। अब मैं इस प्रकरण में देख रहा हूँ जहाँ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ है कि समाज में चिंता है हरियाणा में। कोई नहीं चाहता कि ये चीज़ आगे बढ़े। वो ये भी मानते हैं कि दो लोगों के बीच का वार्तालाप है, इसको आप इतना बड़ा इशू मत बना दिया। लेकिन चूंकि ऐसे मुद्दों से राजनीति संचालित होती है, राजनेताओं को लाभ मिलता है, तो वो खुल के इन चीज़ों के साथ तो नहीं आते, लेकिन वो चाहते हैं कि चीज़ें बढ़ती रहे, उनको फायदा होता है, ध्रुवीकरण होता रहे, पोलराइजेशन होता रहे। और चूंकि अतीत में भी इस पोलराइजेशन का लाभ मिला है राजनीतिक दलों को, तो वो लगते हैं कि एक स्थायी चीज़ है, चलती रहे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिस चीज़ को आप बढ़ावा दे रहे हो, जिस आग में आप जला रहे हो, जिस आग में घी डाल रहे हो, वो एक दिन आपको भी खत्म कर देगी। आपने देखा इस पूरे 4-5 दिन के प्रकरण में कोई राजनेता बोला हो?
नहीं बोला जी, मुख्यमंत्री, मंत्री, विपक्ष के नेता, किसी ने कोई समझदारी की बात कही हो? नहीं है ना। नहीं कही जी। कोई बहुत बड़ा कोई कवि हो, लेखक, कोई स्टोरी हो यहाँ के सामाजिक तबके का, कोई बोल रहा है? नहीं बोल रहे। तो हमने किसके ऊपर छोड़ रखी है चीज़? बेलगाम है जी। है ना। तो एक ने एक बात कही, दूसरे ने दूसरी बात कही, उसने और कड़वी बात कही, उसने और भी ज़्यादा कड़वी किया। तो सेंसिबल टॉक कहीं नहीं हो रही, कोई नहीं समझाने की भूमिका में नहीं है। और समाज का जो हमारा ये जो सिस्टम बन गया कि कोई समझाता ही नहीं किसी को, बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। और जो नई उम्र के बच्चे हैं उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। अब वो ये कहेंगे, जैसे वो शब्द उनके लिए जो इस्तेमाल किया गया, अब इस शब्द की आप ये देखें कि जिन इनके माँ बाप लोगों ने, जब आप लोग आए, सब ये मानते हैं कि जब विस्थापित लोग यहाँ आए तो इस समाज में लोगों ने स्वागत किया उनका। एक करुणा थी इनके प्रति कि भाई लुट पिट के आए हैं, परेशान होकर आए हैं, तो मदद करने, हर आदमी मानता है कि मदद की, है ना। ठीक बात। और मदद की, उनके कारोबार को भी बढ़वाया, सारी चीज़ें की। अब आके तीसरी चौथी पीढ़ी का जो नौजवान है वो कहता है कि मेरे लिए इन शब्दों का प्रयोग आप नहीं कर सकते। मत करो भाई, क्या जरूरी करना। जिनके लिए किया वो पीढ़ी तो चली गई, है ना। देखो दूसरी बात क्या है कि डिपेंड करता है, एक दो आदमी है उनमें एक मजाक करता है और एक मजाक सहन करता है। तो मजाक करने वाले का लेवल कुछ और सहन का अलग है। जैसे भी कहा जाता है कि हरियाणा का जो लोकल समाज है उसके अंदर हास्य बहुत है। वो ऐसी चीज़ें आपस में करते रहते हैं और उसका कोई बुरा नहीं मानता था। लेकिन अगर लोग चिढ़ने लगे और उसका मजाक का भी बुरा मानने लगे, वो टोन पे आपत्ति हो जाती है ना। तो फिर ये संघर्ष पैदा हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये 2 3 4 लोगों का जो संवाद है, ये सामाजिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए कि इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होगी कि जिसके लिए आप एक्सट्रीम पे जाते हैं। अगर वो युवक जो अपने आप को ये मानता है कि मैं प्रताड़ित हूँ, अगर वो अपने बुजुर्गों से बात करता, ये भी तो एक तरीका है संवाद का। अब सीधे सीधे आपने एक एक्सट्रीम एक्शन ले लिया जिस पे वहाँ नाराजगी होगी उस चीज़ पे कि भाई ये तो कॉमन सी बात थी, इसमें क्या करना है। और अब चूंकि संवैधानिक प्रावधान है इस तरह के, ये हो सकता तो उनके तहत कार्रवाई होगी। रिवर्स साइकोलॉजी भी होती है सर। जैसे आपने मुझे कोई बात कही और मैं उस पर चिढ़ गया, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस बात को खत्म कर दो, या आपको पता लग गया कि ये उस बात पे चिढ़ता है तो बार बार वही बात एस्टेब्लिश हो जाएगी। मैंने उस नौजवान की वीडियो देखी। देखिए यहाँ हम बैठ के जब बात कर रहे हैं, हम किसी का भी पक्ष नहीं ले सकते चूंकि हालात बहुत ही खराब है। यहीं पे शुरुआत हो जाएगी कि आप उसका पक्ष ले रहे हो, उसका पक्ष ले रहे हो। तो हमें तो बहुत समझदारी की बात करनी है, जो हम करते ही हैं हमेशा। उसने इस बात के बाद में जो भाषण दिया है एक तरीके से कि मैं ये हूँ और ये है, मतलब उतनी आवश्यकता नहीं थी। मुझे कोई आके अगर ये कह दे कि भाई आप यूपी से आए हो 50 साल में और सब कुछ हमने आपको दिया और ये वो, तो मेरी रिएक्शन क्या होगी? मैं हंसूंगा, यार बड़ी अच्छी बात है भाई। और मैं तो धन्यवादी हूँ रोहतक का। हाँ, और मैं तो रोहतक कहता हूँ हमेशा कि भाई मैं तो धन्यवाद मेरा। मैं खुद कहता हूँ कि रोहतक वालों से रोहतक को हमने ज़्यादा जाना है। हाँ, तो चलो कोई भी पढ़ा लिखा समझदार आदमी इन शब्दों का किसी के भी लिए कोई प्रयोग नहीं करता। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इस इशू को इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसको अब हवा दी जा रही है, राजनीति और पोलराइजेशन। अब समाज की समझदारी इस पर निर्भर करती है कि वो इस चाल को समझें और इस चीज़ को दबाएं। मैं एक नौजवान का इंटरव्यू सुन रहा था जो 2016 के दंगों में जिसकी बड़ी भूमिका मानी जाती थी, और मैं बड़ा प्रभावित हुआ उसकी वीडियोस देख के कि इतनी सेंसेबल बात की उस बंदे ने। एक्चुअली वो झेला है ना जी सारी चीजें, वो झेल चुका है सारी चीजें। अब उसको जब झेली जीवन में तब पता चला कि ये कुछ नहीं है। परसेप्शन है। मैं जितना उस व्यक्ति के बारे में जानता था और जैसी वीडियो सामने आई तो मेरी एक रुचि थी, देखूं इस मुद्दे पे ये क्या कह रहा है ना। पिछले मेरे अनुभव थे, और जब मैंने उसकी बात सुनी सारी तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि मैंने इतनी समझदारी की बातें उसने की। अगर उसकी भी बात मान लो जो 10 साल पहले एक्सट्रीम लेवल पे था, तो कितनी बड़ी बात करी उस बंदे ने। तो भाई समाज में रहना तो प्यार मोहब्बत के साथ ही रहना होगा। सारे भाइयों राम राम। मैं मनोज सिंह दूवन रोहतक से। भाइयों, आजकल हरियाणा में एक मुद्दा चल रहा है कि जो हमारे भाई हैं, पंजाबी भाई कह लो, या जो पाकिस्तान से 1947 में आए थे, उनके नौजवान ये कह रहे हैं कि भाई हमको रिफ्यूजी मत कहो, कोई ऐसा कानून बनाओ कि कोई हमने रिफ्यूजी कहे तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो।
तो भाइयों देखो, वैसे कोई नहीं रिफ्यूजी कहता, हमने नहीं हरियाणा में ज़्यादा रिफ्यूजी शब्द का प्रचलन सुना, सारे पंजाबी ही कहते हैं। लेकिन फिर भी उसमें यह है कि कोई एक आध ऐसा भी हो जाता है हर कम्युनिटी में जो एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए रिफ्यूजी भी कह दे। जैसे जाट को नहीं कह देते भाई ये तो 16 दूनी 8 हैं, या मतलब 35 बिरादरी का नारा भी दिया था हरियाणा के अंदर। लेकिन जाट कौम की एक खासियत मुझे नज़र आई कि जैसे जाटों को 16 दूनी 8 कहा, तो जाटों ने ये नहीं कहा कि भाई मुकदमे दर्ज करवाओ। जाटों ने कहा, गाने बना दिए इसके ऊपर कि भाई 16 दूनी 8 हैं तो 8 रहन दो, हमने जाट रहन दो, इस तरीके से। तो ये तो जाटों की खासियत मेरे को लगी, मेरी कौम की खासियत लगी कि हम लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ते नहीं हैं इन चीज़ों से। लेकिन हम चिढ़ते इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारे अंदर ये कॉम्प्लेक्सेस नहीं हैं। हमारे बुजुर्गों ने खेतों में जो काम किया, तो उसकी वजह से उनके भीतर ऐसी क्षमता पैदा होगी, एक हलीमी पैदा होगी। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी कहा ना भाई हलीमी राज, तो सबको हलीमी से, शांति से चीज़ों को सहन भी करना चाहिए। अब मान लो किसी को रिफ्यूजी कह दिया और उसने एकदम रिएक्ट किया, तो होगा पता है क्या, वो अब रिफ्यूजी शब्द जो है ना वो अंडर करंट दोबारा से स्थापित हो गया। लोग तो भूल गए थे कि भाई रिफ्यूजी, हालांकि रिफ्यूजी तो आए थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। रिफ्यूजी का मतलब है भाई परेशान होकर वहाँ से शरणार्थी के तौर पे आए थे और इस इलाके में आए थे, इसमें कोई शक नहीं है। रिफ्यूजी कैंप्स भी उस टाइम लगाए गए थे। लेकिन मान लो किसी को कोई शब्द बुरा लगता है तो नहीं भी कहना चाहिए, नहीं ही कहना चाहिए। लेकिन अब उसमें यह है कि मान लो कोई कह रहा है ना, तो उसका अगर पंजाबी समुदाय, अरोड़ा खत्री समुदाय अगर उसको रिएक्ट करेगा, तो भाइयों मेरी बात का बुरा ना मानना, फिर अंडर करंट जो है ना यही शब्द लोग आपको कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि रिवर्स साइकोलॉजी है हरियाणा के लोगों की, या मतलब कि हमारे ट्राइबल कल्चर में, फिर रिफ्यूजी ही कहने लगेंगे। तो अब वार क्राई के तौर पे तुम ये चाह रहे हो कि भाई अपनी कम्युनिटी को इस बहाने से कंसोलिडेट कर लो, इकट्ठी कर लो, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि पॉजिटिव मुद्दों के ऊपर कम्युनिटी को इकट्ठा होना चाहिए, ना कि इन जो है खामखा के मुद्दों के ऊपर। अच्छा, फिर दूसरी बात ये आ रही है कि जो पाकिस्तान से आए थे हमारे भाई, इन्होंने हमें खाना पीना सिखाया। तो भाई देखो, जो बात है वो भी सही है कि हरियाणा का जो खाना था वो देसी खाना था, चूरमा था, और जो है राबड़ी थी, लस्सी थी, बाजरे की रोटी थी, सरसों का साग था, जो भी हमारा देसी खाना है। लेकिन जो हमारे भाई आए पाकिस्तान से, उन्होंने खाने की क्वालिटी को सुधारा। खाने की क्वालिटी मतलब टेस्टी खाना उन्होंने दिया, ये भी बात सही है। जैसे उन्होंने टिक्की, बल्ले पापड़ी, गोलगप्पे और भटूरे, समोसे ये लेकर आए खाने की। अच्छा, कुल्फ़ी, ये भी, अच्छा ये कोई माड़ी चीज़ भी नहीं है। मतलब कई लोग कह रहे हैं इससे शुगर बढ़ेगी, इससे कहाँ शुगर बढ़ेगी। देखो आज जो जंक फूड आया है मार्केट में, वो तो कोरी बीमारी आ रहा है। और ये जो फूड था टिक्की बल्ले पापड़ी, ये तो एक ऑर्गेनिक चीज़ थी ना, लाहौर की भाई साहब। और लाहौर में तो आज जो ये बनाते हैं हमारे भाई, इनसे भी बढ़िया बनाया करते हैं, आज भी बनाते हैं बढ़िया। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भाई जो हमारा जो पंजाबी समुदाय पाकिस्तान से आया था, उन्होंने खाने का तो जो है यहाँ टेस्ट बढ़ाया, और व्यापारिक समझ भी इन्होंने दी है कि भाई देखो व्यापार ऐसे किया जाता है, ऐसे मेहनत की जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, मेरे पंजाबी भाइयों से, कि भाइयों बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। कोई रिफ्यूजी भी कह देता है तो कोई बात नहीं, हमारी मेहनत जो है ना वो दिखती है, और मेहनत को सैल्यूट करते हैं लोग। बहुत ज़्यादा रिएक्ट करोगे तो जो है हम ऐसे लोग हैं हमारे हरियाणा के, वो और ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। उनकी तासीर है हमारे लोगों की, जो है वो जो चिढ़ता है ना उसको और ज़्यादा चिढ़ाते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी है ये, जो चिढ़ेगा उसको और ज़्यादा चिढ़ाएंगे। ये तो मैंने देखा है हर जगह। क्लास में भी देख लो, कोई बच्चा चिढ़ता होगा ना, जिस चीज़ से चिढ़ता होगा उस चीज़ से उसको और ज़्यादा परेशान करेंगे। इसलिए आप लोग, कोई रिफ्यूजी कह दे भाई ठीक है, हैं रिफ्यूजी, बताओ कि मेहनत करी है हमने, तो ये बात कहा करो। ज़्यादा इसको खुद ही रिफ्यूजी रिफ्यूजी करोगे ना तो फिर लोग रिफ्यूजी कहने लग जाएंगे। तो मेरी तो ये सलाह है, बाकी देख लो भाई, तुमने मानना है तुम मानो तो ठीक है,
नहीं मानो तो भी कोई बात नहीं, हमने तो राम का नाम जपना है भाई, वाहेगुरु जी का नाम जपना है। और बाकी अब गर्मी का मौसम बढ़ गया है, गर्मी में क्या होता है कि क्राइम बढ़ जाता है, गर्मी में हमेशा ही क्राइम बढ़ेगा। और इसको कहते हैं हीट स्ट्रेस, उसमें रेप बढ़ेंगे, उसमें जो है मर्डर बढ़ेंगे, मतलब कि डकैतियाँ बढ़ेंगी एक्सेट्रा। बसों में भी देख लो, आदमी गर्मी में जाएगा तो लाठे बाजते दिखेंगे, सर्दियों में नहीं बाजते। सर्दियों में तो आदमी ने माने एक दूसरे के दौरे बैठोगे तो बढ़िया है, गर्मी में दूर हट ले। तो गर्मियों में भाई, अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, गर्मी में भटकते मत हंडो। ये गर्मी का जो हीट स्ट्रेस है ना, ये आदमी को परेशान करता है, जिसकी वजह से आदमी फिर एक दूसरे के लड़ने की सोचा करे। तो गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, और इसमें अपना ठंडा पानी पियो, अपना जो है शांति से रहो, शिकंजी पियो, राबड़ी पियो, आजकल तो सड़कों पे भी बिकन लग गई है। और मैं शांति से रहो, गणे चक्रा में ना पड़ो, कौन के कह रहा है। हरियाणा का भाईचारा बना के रखना हमने। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। राम राम, सत श्री अकाल। अब मैं कहता हूँ 47.5 लाख लोग विभाजन के बाद यहाँ मैं आए वो थे। बातचीत सुना भी दूंगा दर्शकों हाँ, को। सुनवा दीजिएगा। 47.5 लाख लोग वहाँ से यहाँ माइग्रेट हुए हैं। वो सारे हरियाणा में तो हुए नहीं। 8 लाख लोगों का कत्ल हो गया जी। उसको भी छोड़ दो, चलो वो एक ने, मैं तो कह रहा हूँ जो आ गए जिंदा और बस गए, उनमें से 47.5 लाख में से 20-25 लाख तो वहाँ थे जलंधर डिवीजन में, अमृतसर डिवीजन में, यानी उसी पंजाब में रहे जहाँ उनकी भाषा में कोई फर्क नहीं था, संस्कृति की दृष्टि से कोई फर्क नहीं था। करीब करीब 5 लाख लोग दिल्ली में सेटल हुए। दिल्ली में भी प्रॉब्लम नहीं है, पंजाब में भी प्रॉब्लम नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी 50,000 से 1 लाख के बीच गए हैं बड़े शहरों में, वहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है। हरियाणा में प्रॉब्लम है, राजस्थान भी गए, वहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है। चूँकि यहाँ जो है ना, हमारे ये चीज़ संस्कृति से जुड़ी ज़्यादा है। वो चीज़ें उभर के आई भी हैं कि हमने ये सिखाया, उन्होंने कहा कि हमने तो हम कुछ जानते ही नहीं थे, है ना। तो होता क्या है कि हर कल्चर का खाना पीना, ओढ़ना एक अलग चीज़, एक सामाजिक बदलाव होता है। तो कुछ 2 चीज़ें हमसे उन्होंने सीखी होंगी, 2-4 चीज़ें उन्होंने हमने भी सिखाई होंगी। ये तो आदान प्रदान है, वो प्रोसेस है। हमारे एक मित्र थे, वो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि शरणार्थी नहीं पुरुषार्थी। इस पे तो मुझे एक बहुत अच्छा अपना एक अनुभव याद आता है सर। जब मैंने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत की तो कोई जानकार तो था नहीं मेरा इसमें, पर मुझे पत्रकार बनना था। तो मैं ऐसे ही घूमते घुमाते दैनिक जागरण के दफ्तर में पहुंच गया, और मुझे जो ले जाने वाले थे वो हमारे गांव के बगल में एक साथी हैं मनोज यादव, वो मुझे वहाँ ले गए। तो वहाँ उन्होंने एक शख्स से मिलवाया मुझे जिनका नाम राजेश चुग है, और वो मेरे गुरु भी हैं पत्रकारिता के। तो जब मैं उनसे मिला तो मेरा उनसे आज तक मतलब बहुत गहरे आत्मीय रिश्ते हैं, और उन्होंने मुझे ऐसे सिखाया जैसे कोई अपने बच्चे को सिखाता है चीज़ें, इस तरीके से। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि सर ये जो शरणार्थी हैं, ये इनको ऐसे शरणार्थी क्यों बोला जाता है, या रिफ्यूजी शब्द कैसे आया। तो उन्होंने पूरा बंटवारे का पूरी बात पूरी तसल्ली के साथ बताई, और इसके बाद कहा कि कायदे से अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र तुम भी रिफ्यूजी हो और मैं भी रिफ्यूजी हूँ, और दुनिया का हर नागरिक रिफ्यूजी है, क्योंकि हम यहाँ पे एक टाइम पीरियड के लिए आए हैं, उसके बाद हमें इस धरती से जाना पड़ेगा। तो ये पूरी जो दुनिया है, ये पूरी दुनिया मतलब सब शरणार्थी हैं यहाँ पे। हमने यहाँ आए हैं, शरण लिए, और हमें जाना पड़ेगा। इतनी अच्छी व्याख्या है, मुझे आज तक यही व्याख्या याद है सर। देखिए ऐसा होता है कि आप थोड़ा अच्छा शब्द बेहतर यूज, अगर मान लिया किसी को परेशानी है, अब हम विस्थापित और माइग्रेटेड कर रहे हैं शब्द, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सच है। एक्सडस हुआ था बहुत बड़ा, उसमें माइग्रेशन हुआ था, और माइग्रेशन सब जगह होता है। तो विस्थापित होना, और वो जो शब्द हमको नहीं लग रहा अच्छा, और तो मत कहो, अच्छा है भी नहीं तो मत करो। अब जैसे मायावती जी ने पहली बार ये कहा कि गांधी ने जो हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया बहुत ही गंदा और गलत है, और वो बापू के खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ बोला कि हरिजन शब्द क्या, बाकी क्या लोग भगवान की औलाद नहीं है। तो पूरी हिस्ट्री में आप देखिए, मायावती से पहले किसी को आपत्ति नहीं हुई, तो उस हरिजन शब्द पे आपत्ति लगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ वर्षों में दलित शब्द पे भी आपत्ति लगी कि डाउन ट्रेडन, इनको मत कहिए। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो इतिहास से चले आ रहे हैं, और हर आदमी उनका
कुछ लोग जानते हैं कि ये किस तरह, इसकी नेचर कैसी है शब्द की, और कुछ लोग नहीं जानते। तो आम भाषा में तो ये चीज़ें कॉमन चलती रहेंगी। तो मैं जो कह रहा था कि ये डोमिनेंस आजकल लोगों को लग रहा है कि मुझे कोई डोमिनेट कर रहा है, कई जगहों पर कर भी रहा होता है, और वो होना नहीं चाहता। तो जो जातियां हैं, जैसे आरक्षण के आधार पर जिनकी स्थिति सुधरी है, उनसे भी कष्ट है बहुत जातियों को, जो समाज की मुख्य धारा में आए। अब यहाँ तो आप देखिए ना, मूल निवासी और माइग्रेटेड, और उसके बाद में ब्राह्मणवादी मानसिकता, और पता नहीं कितनी चीजें आती हैं। यहूदी मूल के चितपावनी ब्राह्मण आ गए, भारत को ये कर दिया। मतलब हम अतीत को जीना, मुझे तो ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा दुरुपयोग ही हम लोगों ने किया है। नहीं, मैं कहता हूँ गंभीर बहस करो, अच्छा टूल आपको मिला है, इस पर आप ढंग की बातें करो सारी की सारी, लेकिन प्रिजुडिस्ट होकर मत करो। ये जब भी आप किसी बहस में हिस्सा लगते हो तो आपका ध्येय ही होना चाहिए कि हो सकता है मैं भी गलत हूँ, आई मे बी रोंग। और दूसरा जो कह रहा है मैंने उसकी बात मानी नहीं, जो पूर्वाग्रह हम पाल के बैठ जाते हैं, तो उससे बहस जो है सच में बहस हो जाती है, और वो कोई वार्तालाप नहीं रहता। मैं कई बार मैंने जिक्र किया पहले भी कि महाप्रभु जो हैं आपके ये जैन समाज के, नाम बोल रहा हूँ मैं, तो वो अनेकांतवाद की बात करते हैं। तो अनेकांतवाद को आपने अध्ययन कर रखा, तो 2, 4, 5 लोगों में आराम से आप संवाद हो जाएगा। क्योंकि उसमें आप ये मान के मत चलो कि मैं ही ठीक हूँ। यहाँ लड़ाई जो संघर्ष है वो इसीलिए है कि मैं ही ठीक हूँ, और कोई ठीक ही नहीं हो सकता। और दूसरे एक्शन की रिएक्शन, एक्शन तो हो गया, अब रिएक्शन करने वाले आदमी के ऊपर निर्भर है। वो उसको मजाक में उड़ा दो, हाँ, या फिर उसको एक्चुअली यहाँ ये मामला है सर। एक बंदा, अब बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये जो लड़का गिरफ्तार हुआ है, इसने सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे जो कमेंट हैं और जो स्तरहीन बातें हैं वो मेरे बारे में की हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन मैंने रिएक्ट ही नहीं किया इस चीज़ पे कभी। करेंगे भी क्या करना, रिएक्ट करना नहीं, उसको रिएक्ट ना करने पर गुस्सा आता है, फिर वो और बड़ी चोट करेगा, फिर और बड़ी चोट करेगा। तो देखिए, इसीलिए कहते हैं कि महात्मा गांधी होना हर एक के बस की बात है। उसने इतने रिवर्स कमेंट, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से भी अटैच था, तो चूंकि अगर उसकी सहूलियत की बात नहीं होती थी तो वो फिर रिवर्स कमेंट करता था। वो उस पे मैंने कभी रिएक्ट ही नहीं किया सर। वो जाके यहाँ पे मतलब दोनों एक्सट्रीम लोग एक साथ। हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण है महात्मा गांधी का। इस देश में अधिकांश लोग महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो महात्मा गांधी को गाली देते हैं। और उनकी शिकायत ये है कि हिंदू और मुसलमान में वो फर्क नहीं करते थे, बल्कि मुसलमान का पक्ष लेते थे। उनको प्रॉब्लम ये है। तो ये कोई छोटी घटना थोड़ी है, ये कोई छोटी बात है। जो ये जो दृष्टिकोण था, इस तरह का आचरण केवल महात्मा गांधी ही कर सकते थे। महात्मा गांधी होना बड़ी बात है। जो यीशु को टांग दिया सलीब पे, और वो कह रहे हैं कि ये लोग नहीं जानते क्या कर रहे हैं, उनके प्रति भी गुस्सा नहीं है। यानी नैतिकता की पराकाष्ठा है कि जो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है मैं उसके प्रति भी अच्छी भावना रखता हूँ। ये गांधीवाद है। यानी उसके प्रति मेरे मन में कोई आक्रोश नहीं। लेकिन ये जो इतनी बड़ी चीज है, ये आम आदमी के समझ में नहीं आएगी। बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है ये चीज, आप महात्मा गांधी बन जाना। इसीलिए कोई कुछ भी बन सकता है, महात्मा गांधी नहीं बन सकता। वो एक कोई लेखक हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको गांधी की कोई बात समझ में नहीं आई तो इसका अर्थ ये है कि आपका बुद्धि का विस्तार इतना नहीं हुआ है कि आप उस चीज को समझ सकते। और गांधी के अलावा ये चीजें देखिए, पहले है जैसे मोहम्मद साहब थे इस्लाम के, वो जाते थे गली से, एक औरत उनके ऊपर कूड़ा करकट डालती थी। एक दिन नहीं डाला तो वो ठहर गए, पूछा भाई वो औरत कहाँ है, और कोई बीमारी तो नहीं, उसको परेशान तो नहीं। अब ये आम आदमी तो बर्दाश्त नहीं करेगा इस चीज़ को। महात्मा बुद्ध भी ऐसे जा रहे थे कहीं पे, लोगों ने उनको गालियाँ दी, चूँकि वो किसी विचारधारा के उनको लगता था तुम खाली हो लो पहले एक बार है। हाँ, तो और वो बड़ा अच्छा उदाहरण है कि उन्होंने गालियाँ भी दी, उनके ऊपर थूका भी, उनकी जितना अपमान कर सकते कर। तो उन्होंने कहा बड़ा ढीठ आदमी, देखो टस से मस नहीं हो रहा, नहीं जा रहा। तो उससे पूछा कि भाई ऐसा क्या है, हम तो अपनी तरफ से सब कुछ कर चुके हैं, आपका अपमान जो कर सकते थे, आप क्यों नहीं जा रहे? मतलब मैं चाहता हूँ आपके अंदर जो कुछ है, ये आक्रोश, क्रोध, घृणा, ये सब निकल जाए। तो ये जो आचरण है गांधी का, बुद्ध का, यीशु का, या किसी भी महान संत का, ये छोटी बात थोड़ी है। अब आप आम लोगों से, या हम भी अपने आप को सी मानते हैं, हम भी कहाँ ऐसे। हमारे जीवन में अगर कोई इस तरह की बात हो जाए तो हो सकता है हमारी रिएक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट हो, लेकिन हमारा प्रयास तो है
लेकिन सोच भी तो बदलती रहती है सर। आज इस से जीवन 20 में साल ना हो बेशक। आज से 20 साल पहले मैं जिस तरीके से सोचता था, मैं आज वैसे नहीं सोचता हूँ। देख, ये स्वाभाविक चीजें हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब एक 30 साल की अवस्था में आदमी का व्यवहार कुछ होता है, कुछ 60-70 में कुछ और होता है, 90 में कुछ और अब होता जैसे 2016 में रोहतक में मैंने जो कुछ देखा, उसके बाद जातियों के प्रति मेरी जो विचार थे सब बदल ही गए सर। उसके बाद पता चला एक्चुअली में इंसानियत कितनी है। जरूरी लेकिन चीज कुछ है। लोग ऐसे होते हैं, वो जैसे 20 में थे वैसे 40 में, वैसे 60 में, वैसे 80 में, उम्र और वो भी हमारे ऐसे समाज का और राजनीति का नेतृत्व भी कर रहे होते करते हैं। हैं जी, बिल्कुल जी। हैं वो 75 उनका- साल का आदमी, और वो इस तरह की हरकतें करता है कि ताज्जुब होता है कि भाई कैसे कर रहा है, इसको नहीं वो करना चाहिए, एक्चुअली सर वो बहुत लंबे समय में ऐसा बना है ना। तो वो बदल नहीं पाता खुद को। स्वभाव और टेम्परामेंट ये बड़ी चीजें हैं। और अच्छे ये इंसान तो वही होते हैं जो निरंतर बदलते रहे। जब तक सृष्टि रहेगी ये सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन अतीत से वर्तमान की ओर लौटते हैं तो ये जो कुछ हुआ है, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था कार्यक्रम से पहले यूं ही, कि बुखार तो है लेकिन क्यों है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप मेडिकल कॉलेज वगैरह जाते हैं तो वो लिखते हैं एक शब्द, मरीज तो यही कहेगा जी बुखार है, हाँ, तो वो बुखार लिखते तो हैं एक्चुअली सिम्टम्स है जी, 3 शब्द लिखते हैं बीमारी PUO। डॉक्टर जो मरीज से ज़्यादा जानता है वो लिख रहा है पायरेक्सिया ऑफ अनएक्सप्लेन्ड ओरिजिन, यानी बुखार है लेकिन उसका ओरिजिन कैसे है मुझे नहीं पता, ये डायग्नोसिस है। और वो एक कोने में सारे सिम्टम लिख देगा, ये है ये है, फिर वो कहेगा टेस्ट कराओ दुनिया भर के। यानी वो डॉक्टर जो मरीज से कई गुना ज़्यादा उसकी समझ है, वो तय नहीं कर पा रहा कि ये क्यों हो रहा है। और फिर वो पूरा अध्ययन करेगा, रिपोर्ट्स आएंगी, सारी चीज़ें होंगी, फिर अपना उसका अनुभव होगा, उसके आधार पे वो पहुंचेगा और फिर दवाई लिखेगा कि भाई इसको तो ये समस्या है। और कई बार उस दवाई से बुखार वगैरह नहीं उतरता, चूँकि मरीज के लिए तो बुखार इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो कल्चर कराते हैं और उसमें देखते हैं कि इस कीटाणु जो इसके अंदर घुसा है उसको कौन सी दवाई मार सकती है। तो ये जो बुखार है ना, ये बुखार ही है, जो आचरण हो रहा है ये बुखार है, लेकिन इसकी डीप रूटेड है कहाँ है। तो मेरी समझ यही है कि जो पूरे हरियाणवी समाज के बौद्धिक तबके को, समझदार लोगों को, इसमें जरूरी नहीं वो एकेडमिशियन हो, बैठ के इनको इग्नोर ना करें। और वो इग्नोर इसलिए भी नहीं करना चाहिए चूँकि एक बहुत बड़ी ताकत यानी कि पॉलिटिकल फोर्स चाह रही है कि ये चीज़ें बढ़ें। तो ऐसे में सोशल ताकतों का ये वो है, नागरिक समाज के समझदार लोगों का ये दायित्व है कि उनको उनकी चाल में कामयाब ना होने दें। ये तो हो जाएंगे। दूसरे, हरियाणा कार्यकर्ताओं का प्रदेश है, मैं शुरू से कहता हूँ, इतने कार्यकर्ता आपको कहीं नहीं मिलेंगे जितने यहाँ हैं। हर नौजवान किसी न किसी पार्टी, किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ, अच्छी बात है, लेकिन उसकी पार्टी और उसका विचार उसको सभ्य नहीं बना रहा, उसकी जानकारी नहीं बढ़ रही। क्या आप किसी भी विचारधारा में, क्या जो हिंदुत्ववादी, क्या उन्होंने सारा अध्ययन कर लिया? कार्यकर्ता तो कम से कम करे ना, नहीं पढ़ते। या जो और दलों के लोग हैं वो उसके बारे में कुछ अध्ययन करते हो। सिर्फ नारे लगाना, भाई साहबों के नारे लगाना, उनकी परिक्रमा करना, उनके जूते उठाना, उनके चरण छूना, अगर यही राजनीति है कार्यकर्ता के लिए, यही चलेगी जिस देश में। तो मैं, चूंकि मैं कार्यकर्ताओं को समाज इसलिए कहता हूँ कि वो हम उनको ये मानते हैं कि आम आदमी से ज़्यादा जागरूक है। तो राजनीति की बुनियादी समझ उनको होनी चाहिए। वो अपने दलों में ये उन पर असर डालें, उनको मजबूर करें कि हम हजारों लोग जो आपसे जुड़े हैं, हमारे बौद्धिक ज्ञान में वृद्धि हो, हमारी राजनीतिक समझ बढ़े, उसके लिए आप हमें क्या, आप सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। रैली होनी है ले आओ, प्रदर्शन होना है ले आओ। कभी भी कोई राजनीतिक दल अपनी विचारधारा को लेके कहीं बहस देखी है आप? नहीं है जी। अब मान लिया हम कांग्रेस की बात करें, बहस कैसे होगी जी? कल तक तो कांग्रेस में था, आज बीजेपी मंत्री है, वो तो वो राजनीतिक इसीलिए बहस हो कैसे रही है पैदा कि होगी? जो आइडियोलॉजिकल हमारी इलिटरेसी है। जब मतलब मैं अगर मान लिया कांग्रेस के लोग कोई कार्यक्रम रखें, अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर चलते हैं, पर पता नहीं उनमें क्या होता है। तो उसमें कोई समझा रहा है उन कार्यकर्ताओं को कि भाई ये जो आपका मुकाबला जिन ताकतों से, उनकी आइडियोलॉजी है और तुम्हारी आइडियोलॉजी है, तो तुम आइडियोलॉजिकली इनको कैसे परास्त करोगे? कोई लाठी बल्लम तो मारना नहीं है, हिंसा थोड़ी करनी है लोकतंत्र में। तो वो तो कहीं पे है नहीं अध्ययन, केवल किसी प्रयोजन के लिए उनका इस्तेमाल करना, यही वो बस रह गया। रात दिन बैठ के, और ही बट यूजलेस है। और ये ऐसी घटनाएं पर इनको तो अगर हम फायदा देती हैं। अगर हम राजनीति में भी उन सारी चीज़ों को समझ लें कि कोई वामपंथी है तो क्यों है, उसकी विचारधारा क्या है, कांग्रेसी है तो क्यों है, हिंदुत्ववादी है मुझे तो तो क्यों सर है। भारत में ऐसे लगता है ना तो कोई वामपंथी है, ना कोई कांग्रेसी है, ना कोई बीजेपी का है।
आप ये देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी जिस आदमी ने तोड़ी है वो शुरुआत में वामपंथी था जी। वामपंथ ने उसको निकाला, वो टीएमसी में चला गया जी। टीएमसी में बहुत राइज किया उसने, और अब उसने टीएमसी को तोड़ के और वो अब धीरे से अपना अलग दल बना लिया, जाएगा बीजेपी में जी। तो भारतीय आदमी की तो मुझे लगता है कोई मतलब आइडियोलॉजी ही नहीं है। देखिए, मैं कहता हूँ अगर आप विशुद्ध राजनीतिक कारणों से या प्राप्ति किसी चीज़ की हो जाए उससे अगर आप किसी दल विशेष में जा रहे हैं, अपना दल छोड़ेगा, तो ये पाप है, अपराध है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि 20 साल की उम्र में मेरी सोचने का ढंग दिया तो 30 में ही होगा, अगर वैचारिक रूप से आप किसी और दल में जाते हैं तब उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये जो 10 साल में आपका जो रूपांतरण हुआ है एक विचार से दूसरे में, उसके बीच आपने बहुत कुछ अध्ययन किया होगा ना, और उन दलों की फंक्शनिंग देखी होगी। अगर वो उस वजह से हो रहा है स्थानांतरण तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन ये कि मेरे लिए यहाँ संभावनाएं बंद होगी, यहाँ संभावनाओं के द्वार खुले रहने चाहिए जी भारत और में। वहां मैं गया और मुझे लगा 3, 4, 5 वर्षों में वहां भी मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं घर वापसी करता हूँ। कर लेंगे। और बहाने क्या होते हैं, साथियों का दबाव था, मित्रों का दबाव था, मुझे छोड़ना पड़ा, कार्यकर्ताओं का दबाव था, मुझे फिर आना पड़ा। वो पार्टी नहीं रह गई थी जिसमें मैं था। हाँ, उस विचारधारा से अलग हो गए। तो कुल मिला के अंततोगत्वा हमारी समझ यही होती है कि जो एक मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वो लगातार अपने ज्ञान में वृद्धि करे, अपनी समझ में बढ़ोतरी करे, वो प्रोसेस कहीं रुका पड़ा है। और इसीलिए इस तरह की चीज़ें होंगी और ये होगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि लोग सब समझ रहे हैं कि कौन इस्तेमाल कर रहा है और कौन इस आग को भड़का रहा है और कहाँ इसके नुकसान हो सकते हैं। तो समाज में ही एक प्रोसेस एकदम देखने का अब शुरू हो गया बड़े पैमाने पे कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग आगे भी आए हैं सर, आएंगे और आना चाहिए, आना चाहिए। तो ये ठीक है, ये चीज़ें होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भयानक रूप ना लें और कोई ऐसी समाज में वैमनस्य पैदा ना हो तो उसकी जिम्मेवारी भी हम लोगों की है। बाकी हरियाणा में किसी को भी जातीय उन्माद अगर बहुत चरम सीमा पे उसके पहुंच गया है दोस्तों, तो वो रोहतक आ सकता है। रोहतक आके उसके पास बहुत सारे विकल्प हैं जहां उसका जातीय उन्माद ज़िंदगी भर के लिए दूर हो जाएगा। वो उन लोगों से मिल सकता है जिन्होंने 2016 में इस जातीय दंगों को उसमें अपने कारोबार नष्ट किए, उनकी दुकानें जली, उनका पूरे जीवन की संपत्ति स्वाह होगी। वो उनसे जाके एक बार मिले, पूछे उनके तजुर्बे की जातिवाद से उनको क्या क्या नुकसान हुए हैं। वो उन युवाओं के घर भी जा सकता है जो जातिवाद के इस दंगों में गोलियों का शिकार हुए और आज उनके माँ बाप आंसू बहा रहे हैं और वहाँ कोई नहीं जाता है। वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं कि जो जातिवाद है और जब ये अपनी पे आता है तो किसको कितना नुकसान हो सकता है। आप राजनेताओं के घर देखना चाहें तो कैप्टन अभिमन्यु से जाके मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे पीड़ित लोग इस समाज में पसरे हुए हैं। इसलिए आप ये देखिए कि ये जो हिसार से जो हवा चली थी, और रोहतक आज भी ये कह रहा है कि रहने दो, इसमें कुछ नहीं रखा है। जो सबसे पहली आवाज़ें जो आई हैं वो रोहतक से ही आई हैं, जो हरियाणा के लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि गलत राह पे हो, इस राह में कष्ट और दुखों के अलावा कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई करो दोस्तों, युवा साथियों, बेरोजगार युवा साथियों, अच्छे वीडियो देखा करो, अच्छी किताबें पढ़ा करो। किताबें मनुष्य को मनुष्य बनने में मदद करती हैं। और जैसा कंटेंट आज के दिन हम मोबाइल पे देख रहे हैं वैसे ही हम धीरे धीरे बनते चले जाएंगे और फिर उसका कोई इलाज नहीं है। तो सभ्य चीज़ें देखना शुरू करें, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात किया करें और जाति को बहुत सीमित सा दायरा कर दें। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये घटने की बजाय बढ़ता और जा रहा है। हमारी जो सोच है उसका विस्तार होना चाहिए था और हो उल्टा रहा है इसका। तो खुश रहिए दोस्तों और ये कीड़े मार दीजिए। तो ये जो कहा जाता ना, एक दोहा है कि जात ना पूछो साधु की, तो इसको और जोड़ लो, थोड़ा सा और आसान कर दो, जात ना पूछो मानस की, जात तो एक ही, पूछनी क्या है। मनुष्य होना ही अपने आप में। ऐसी स्थिति पैदा मत करो कि हम बातचीत करने से पहले हम सुनिश्चित करते हैं कि किस जाति का है, कि कोई हमसे, देखो है तो बड़ी संवेदना की बात है कि हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि ये नाराज हो जाए। लेकिन इससे अगली श्रेणी यही है कि पूछने की जरूरत क्या है। सबसे खुला रखो अपना व्यवहार सर, है ना, इसी में आनंद है। अच्छी बातें
आपके मन के विचार हमारे साथ साझा करना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।